में किन तरह के डर सताते हैं और इस ट्रैप से बचने के क्या है तरीके। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। मोहित और प्रबलीन दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जरा समझना चाहेंगे आखिरकार ये जो नए नए एब्रिविएशंस है फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, उनका मतलब क्या है। फोमो काफी ज्यादा चर्चा में है और इसका हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ से काफी ज्यादा लेना देना है, पर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रबलीन, जरा बताइए क्या होता है ये फोमो। नमस्कार स्वाति। बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो गाड़ी छूटने का डर है और वो गाड़ी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सो बेसिकली ये एक तरीके का मेंटल बायस है जहां निवेशकों को लगता है कि अगर उन लोगों ने एक्ट नहीं किया या फटाफट कोई डिसीजन नहीं लिया तो उनके सामने एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। और इसका प्रभाव उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे आता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जल्दबाजी होती है कि हम फटाफट उस इन्वेस्टमेंट में निवेश कर लें। हमारे उनके माइंड में कोई प्रोडक्ट हो जाता है या कोई स्कीम ऐसी बैठ जाती है, कोई सेक्टर या कोई स्टॉक बैठ जाता है जहां उनको लगता है कि उनके सुपर नॉर्मल रिटर्न्स बच सकते हैं और वो जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, सूटेबिलिटी को नहीं देखते हैं, उनके रिस्क एपेटाइट को वो सूट करता है या नहीं सूट करता है उस चीज को नहीं देखते हैं। तो ये एक तरीके से जल्दीबाजी में निवेश करने का एक प्रोसेस बन जाता है जहां पे हम लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स और अक्सर उन चीजों की तरफ टिल्ट हो जाते हैं जिन्होंने प्रोबेबली पास्ट में अच्छा किया है। हमेशा जो निवेश है स्वाति यहाँ पे वो जरूरी नहीं है कि खराब हो, पर डेफिनेटली हम अपने अराउंड जो हम सोशल मीडिया के प्रेशर में या अपने फ्रेंड्स के प्रभाव में आके इस फोमो से गुजरते हैं। और इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी। अभी इस टाइम पे अगर हम देखें तो इनफैक्ट 7 अक्टूबर की एक कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है जहां उन्होंने बोला है कि पहली बार देख रहे हैं कि सर्टन स्टॉक्स और बहुत ही रिस्की एसेट्स और जो सेफ हेवन, तीन चीजों का मतलब एक साथ एक समान स्काई रॉकेटिंग हम रिटर्न्स देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स का बहुत रुचि उसमें बढ़ रही है। इसमें आता है आपका गोल्ड। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि उनने शायद उस अपनी गोल्ड में निवेश का जो मौका था उसको खो दिया। सेकंड है एआई के स्टॉक्स, बिकॉज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स को बहुत ऊपर जाते देखा है। और तीसरा है क्रिप्टो करेंसीज। सो ये उनकी रिपोर्ट है जिसमें इनने तीन चीजों को मेंशन किया है। एंड इसका ऑपोजिट हो जाता है स्वाति जब हम रिवर्स मूवमेंट देखते हैं। जैसे इस साल अगर हम पहले 9 महीने की बात करें तो जो डीमैट अकाउंट्स खुले हैं वो पिछले साल की अपेक्षा 40% कम है। यानी कि कहीं ना कहीं क्योंकि शायद मार्केट रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं थे तो फोमो थोड़ा कम था और हमने डीमैट्स की संख्या को कम देखा है, 40% रिडक्शन। तो इस साल सिर्फ 21 मिलियन अकाउंट्स खुले हैं एज कंपेयर टू 36 मिलियन लास्ट ईयर। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट काफी हद तक आपके निवेश के फैसलों को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ आप दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनते हैं। ये एक तरीके का मेंटल बायस है और एक तरीके की हर्ड मेंटालिटी है जिसके पीछे आप पड़ जाते हैं। पर इसके नुकसान क्या है मोहित, अगर समझना चाहें। एक कोई नया एनएफओ आया है, एक कोई नई सेक्टर या कोई थीम आई है, या फिर कोई ट्रेंडिंग है, कोई एसेट क्लास, उसमें अगर सब कोई इन्वेस्ट करके हर कोई अगर पैसा बना रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं, ये तो हर कोई सोचता है। तो इस फोमो इन्वेस्टिंग के नुकसान क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक प्रबलीन ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है इस कॉन्सेप्ट को। के नुकसान तो वहीं पर है जब आप पास्ट बिहेवियर, पास्ट ट्रेंड को देखकर फ्यूचर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक यहीं पर ही सबसे बड़ा अगर हम कहें तो बिहेवियरल बायस है निवेशकों का। क्योंकि जब तक हमको ये लगेगा कि जो पास्ट है वही चलता रहेगा, जिस तरह से पास्ट में किसी एक एसेट क्लास ने, किसी एक निवेश ने, किसी एक स्कीम ने परफॉर्म किया है, आगे जाकर भी वो स्कीम वैसा ही परफॉर्मेंस देगी, उसी तरह से आपको सुपरलेटिव रिटर्न्स देगी। तो यहीं पर ही सबसे बड़ी खामी और यहीं पर इसका सबसे बड़ा डेंजर भी है। तो ये एक तरह का बिहेवियरल बायस है। यहाँ पर आप किसी ना किसी तरह, बिकॉज आपके आसपास में सभी लोग जब वो कर रहे हैं तो आप उसमें खिंच से जाते हैं और गलत प्राइसेस पर, गलत लेवल्स पर, गलत स्तर पर आप मार्केट में, बाजार में, किसी कमोडिटी में, किसी स्कीम में एंट्री ले लेते हैं। और वहां से जो नुकसान होता है और ये अक्सर देखा गया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपने बार बार देखा है कि कुछ ऐसे
समय आए हैं, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं मौके आए हैं जब निवेशक बुरी तरह से ऊपर के लेवल पर किसी एक एसेट क्लास में या किसी एक कमोडिटी में फंस चुके हैं, और उसके बाद में वहां से जिसने भी निवेश किया उसने लगातार लॉसेस ही देखे। तो यहाँ पर भारी लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। और काफी बार हमने देखा है, जैसा कि हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था स्वाति, कि एक बार जब आपको बहुत ज्यादा मार लगती है निवेश में, तो उसके बाद वो निवेशक कभी बाजार का रुख करते ही नहीं है। मुझे याद है अब भी 2005 से 2007 तक का जो मार्केट साइकिल था वो एक बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त वाला साइकिल था। और 2008 में पीक लेवल पर मार्केट के जनवरी में करीब एक रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। इतना ज्यादा क्रेज था स्वाति उस आईपीओ का, इतना ज्यादा फोमो था कि मतलब मुझे तब भी याद है जब हम एक बैंक में काम करते थे, तो वहां पर काम करने वाले सारे कर्मचारी, सारे जो हमारे रनर बॉयज होते थे, जो हमारे मतलब कार चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर थे, हमारे घर के जो सर्वेंट्स थे, हेल्प्स थे, सबको उस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना था। और वहां से मार्केट का करेक्शन का लेवल शुरू हुआ, और वो इतना जबरदस्त मार्केट ने करेक्ट किया, उसके बाद 60% तक मार्केट में करेक्ट आया। और वो जो नए निवेशक उस समय पर जुड़े, मुझे आज भी उनमें से काफी लोग पता है जो कभी वापस मार्केट में लौट कर नहीं आए। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है स्वाति, जब आप भेड़ चाल में भेड़ बनने की कोशिश करते हैं तो आप काफी बार सही रास्ते से भटक जाते हैं, गलत निवेश का चुनाव करते हैं, गलत लेवल पर फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस को झेलते हैं। और उसके बाद फिर आप, जो कि एक अच्छी प्रणाली हो सकती है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, उससे दूर हटकर आप गेट रिच क्विक फॉर्मूलाज को अपनाते हैं, और आप ऐसा नुकसान झेलते हैं कि फिर आप कभी मार्केट में लौट कर नहीं आते। बिल्कुल। तो ये हमने समझा फियर ऑफ मिसिंग आउट इन्वेस्टिंग के नुकसान। पर अब इस ट्रैप से बचे कैसे प्रबलीन? अब ये तो एक तरीके का एक इमोशनल बायस है। अब किसी के इमोशंस पर किसका जोर? अब जिसके अपने खुद के इमोशन है उनका अपना जोर नहीं होता, तो दूसरा आपकी क्या मदद कर सकता है? तो बताइए, अब ये जो फोमो का जो ट्रैप है उससे बचाव का कोई तरीका है क्या? जी। जैसे स्वाति में मोहित ने एक टर्म यूज की, हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो सब हर कोई कर रहा है तो वो सही ही होगा। और फोमो में हम इसलिए फंस जाते हैं बिकॉज हम अपने ऑफिस में, हमारे पास बहुत अपने निवेशक हैं जो पूछते हैं कि क्या मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में करूं निवेश, बिकॉज आज की तारीख में शायद हर कोई उनके अराउंड कर रहा है, या क्या मैं क्रिप्टो में पैसा लगाऊं। सो इस चीज से बचने के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप थोड़ी सी नॉइज से बचें। आप अपने एक गोल प्लानिंग के साथ चलिए कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाइए कि ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और मैं इस मात्रा में इस गोल के लिए निवेश करूंगा। नाउ जब हम ऐसी बात बोलते हैं तो काफी निवेशक शायद आपका प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, वो कहेंगे ये तो बहुत ही बोरिंग सलाह हुई। बट जो इन्वेस्टिंग है उसमें शॉर्टकट्स हैं नहीं। शायद आप एक बार लकी हो जाएं स्वाति फोमो में, बट ये हर बार नहीं चल सकता। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो। और अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, देन स्वाति वहां पे छोटी सी आप बकेट बना सकते हैं अपने लिए कि जितना भी आपका पैसा है मे बी उसका एक 5% आप रख लीजिए जहां पे आप एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहें। ताकि कई बार क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस करके ही इंसान सीखता है, तो आप 5% एक रख सकते हैं, पर अपने पूरे पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। सेकेंड, आप प्लीज रिसर्च करके थोड़ा समझ के अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के निवेश करें। क्योंकि अच्छी बढ़ती मार्केट्स में स्वाति हम लोग देखते हैं कि लोगों का रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत बढ़िया, मैं स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगा सकता हूँ, बिकॉज हम वो पिछले 60% के रिटर्न्स देख रहे होते हैं, 70% के रिटर्न्स देख रहे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के रुख के साथ ना आप अपने रिस्क एपेटाइट को ना बदलें, चाहे वो किसी भी आपकी एसेट क्लास की तरफ हो। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बैलेंस बना के चलें। आज ऐसा नहीं है कि गोल्ड बढ़ गया है तो हमें गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए, पर अगर हम चाहते हैं कि अब हम सिर्फ गोल्ड में निवेश करें, वो गलत है, वो फोमो कहलाएगा। अगर आप थोड़ी मात्रा में एसेट एलोकेशन के हिसाब से करना चाहते हैं, आप करिए। तो अगर आप अपनी एसेट एलोकेशन के चार्ट को फॉलो कर पा रहे हैं कि किस मात्रा में आपके पास क्या होना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सो आई थिंक उसको आप फॉलो करिए। थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी बचें स्वाति। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स बहुत बन जाते हैं, यूट्यूब पे जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड लोग नहीं हैं और उनके ऊपर कोई स्कैनिंग नहीं है, बहुत सारी टिप्स मिलती हैं, तो उस चीज से बचें। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ा आपको संयम रखना है कि इट्स ओके, आपकी शायद लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो जाएं
जो हो सकता था कि आप पकड़ लें, पर अगर मिस हो गई सो इट्स ओके। आपको अपने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ब्रॉडर रिटर्न्स और पोर्टफोलियो के अलाइनमेंट की तरफ ज्यादा गौर देना है। मोहित, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बात करें फोमो की, फेयर ऑफ मिसिंग आउट की, लेकिन अपने माइंड को स्ट्रेन करने के चक्कर में कि मुझे भेड़चाल में नहीं पढ़ना है, आप एक सही अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। अब हम तो कह रहे हैं, आप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप भेड़चाल में मत पड़िए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने इस चक्कर में मिस कर दी कि आपको लगा कि नहीं, ये तो फैसला मैं दिमाग से नहीं दिल से ले रही हूँ। तो कैसे पहचाने ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक दिखावा हो सकती है या आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती, या फिर दिस अपॉर्चुनिटी इज वर्थ टेकिंग, वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो सकता है? जी स्वाति देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें फोमो को रिप्लेस कर कर जोमो करना होगा, विच इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ना कहीं कुछ छोड़ देने में भी एक बहुत आनंद होता है, एक अपना ही जॉय होता है। एंड आई थिंक निवेशकों को और हमें सबको इसे हर तरह से अपनाना चाहिए कि हर चीज नहीं पकड़ी जा सकती है। आप हर एसेट क्लास जिसने रिटर्न दिया आप उसमें नहीं हो सकते। अगर लास्ट 1 साल से चाइना ने रिटर्न दिया है, जापान ने शानदार रिटर्न दिए हैं, यूरोपियन बाजार, जर्मनी बाजार ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, गोल्ड सिल्वर ने शानदार रिटर्न दिए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि निवेशक उन सभी एसेट क्लासेस में हो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही स्वाति। राइट। पर यहाँ अगर आपको पता करना है कि क्या वो चीज फोमो का एक हर्ड मेंटालिटी चल रही है उस एसेट क्लास में, तो सबसे पहला पैरामीटर है कि आप देखिए कि उसके फंडामेंटल में कहीं कुछ एक्चुअल में है कि नहीं। अगर किसी कंपनी में हर कोई निवेश कर रहा है तो क्या फंडामेंटल तरीके से उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या बता रही है, या बिना बिजनेस के ही सिर्फ ऑर्डर बुक पर ही उसका वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि क्या ये आपका कोर स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आप इसे सिर्फ टैक्टिकली खेलना चाहते हैं। जैसा कि प्रबलीन ने भी कहा, अगर आप खेलना ही चाहते हैं तो 5%, 10% धनराशि को अलग रखिए और उसके साथ में टैक्टिकल एलोकेशन करिए। बट कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो को आपको बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। उसमें आप किसी भी तरह की मिलावट ना करें, उसमें आप कहीं ना कहीं ये सब तरह के जो स्टॉक्स होते हैं या जो फोमो के शिकार होते हैं उस तरह के सेक्टर्स में आप प्रवेश करने से आपको बचना होगा। तो एक तो फंडामेंटल वैल्यूएशन, दूसरा आपको थोड़ा सा नॉइस से भी बचना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके चारों तरफ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, हर जगह एक ही चीज की बात हो रही है, राइट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें फंसने का खतरा बढ़ जाता है। राइट, क्योंकि जो रिटेल निवेशक होता है स्वाति, वो अपने लेवल पर इतना रिसर्च नहीं कर पाता, उसे इतने ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं पता होते हैं, तो वो लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली बात आ जाती है कि अगर बॉल आपके हाथ में रह गई तो उस गेम में आप ही आउट होंगे। जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक है वो तो अपना जो भी पोजीशन है उसे खत्म करके क्विकली एग्जिट कर लेते हैं, बट रिटेल निवेशक जो होते हैं वो हमेशा लास्ट मैन स्टैंडिंग रह जाते हैं और अक्सर इस तरह के गेम में फंस जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं नॉइस से भी बचना होगा और हर चीज को दो ही तरीके से देखना होगा। पहला कि उसके फंडामेंटल्स क्या जस्टिफाई करते हैं जिस तरह की रैली है वैल्यूएशन से, ए वो, और बी क्या आप किसी नॉइज में फंसकर जस्ट बिकॉज आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा बना है उसे देखकर तो नहीं फंसते जा रहे, क्या ये रियली आपके कोर एसेट एलोकेशन का पार्ट हो सकता है या आपके रिस्क प्रोफाइल में बैठता है या नहीं। ये अगर 2-3 चीजें अगर आप जवाब दे पाए अफर्मेटिव तरीके से, तभी आप उस निवेश में जाइए। अदरवाइज आई थिंक जैसा मैंने कहा, फोमो को जोमो में बदलिए और जॉय ऑफ मिसिंग आउट को अपनाइए। एब्सोल्युटली। और प्रवीण, आप, आखिरी सवाल आपसे ये होगा, वेरी वेरी छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी आपसे। ये फोमो का साइड इफेक्ट है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है, हमें लगता है कि कहीं मौका ना छूट जाए, इस फंड में भी पैसे लगा दूं, ये फंड भी खरीद लूं, यहाँ पर भी एक्सपोजर लेना जरूरी है, तो एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन इसका साइड इफेक्ट है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक बोला स्वाति। एंड स्पेशली हम देखते हैं, हम लोग इनफैक्ट 2-2, 3-3 सेम सेक्टर के फंड्स भी देखते हैं। हम ऐसे पोर्टफोलियोज देखते हैं जहाँ 3 फार्मा फंड्स हैं, 2 मैन्युफैक्चरिंग के फंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फ्रेमिंग बायस भी आ जाता है। जब भी कोई एनएफओ आता है स्वाति, तो उस चीज की सारी पॉजिटिव चीजें आपके सामने रखी जाती हैं कि ये सेक्टर इतना चलेगा, इसका फ्यूचर इतना, इतने बिलियन डॉलर का कल को मार्केट साइज बन जाएगा। तो निवेशक कहीं ना कहीं कंपेल हो जाते हैं कि ये तो बहुत उम्दा लग रहा है और मैं कहीं मिस ना कर दूं, और इसको पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। एनएफओज उसी
उसी चीज पे थ्राइव करते हैं, जो फ्रेमिंग बायस होता है। और इसके चलते क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई ज्यादा टाइप के फंड्स लेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है। पर जैसे आपने बोला कि वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के शिकार हो जाते हैं। और ज्यादातर स्वाति यहाँ पे इसलिए भी होता है क्योंकि हर चीज पास्ट रिटर्न्स दिखा के फिर आपको दी जाती है। तो अगर आप फोमो के शिकार हो रहे हैं तो एक बार आप पास्ट रिटर्न्स देखिए। अगर नेगेटिव हैं तो शायद आप फोमो में नहीं घुस रहे। पर अगर पॉजिटिव हैं और बहुत हाई हैं तो एक बार प्लीज गौर दे के उसको 2-3 दिन का समय दीजिए, समझ के फिर निवेश करिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई ना हो। ओके, तो यहां पर आपको बचना है निवेश में फोमो से, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से। इसकी बारीकियां हमने आज समझी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। मैं धन्यवाद करूंगी प्रबलीन आपका और साथ ही मोहित आपका भी हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा होने वाली है खास तौर पर फ्लेक्सी कैप फंड पर। कैसे वॉलेटाइल मार्केट का हीरो बनकर उभरा है फ्लेक्सी कैप फंड। चर्चा थोड़ी देर में, देखते रहिए मनी गुरु। अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा फंड जिससे आपको हर मार्केट कैप का एक्सपोजर भी मिल जाए और मार्केट के उतार चढ़ाव में पोर्टफोलियो स्टेबल भी बना रहे, तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि फ्लेक्सी कैप में निवेश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और बात करने के लिए हमारे साथ है सचिन रेलेकर, सीनियर फंड मैनेजर, एक्सिस म्यूचुअल फंड। सचिन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम क्यों कह रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप क्या वाकई वॉलेटाइल मार्केट का हीरो है? अब जब हमने नंबर्स को टटोला तो ये पाया कि पिछले 6 महीने में आउट ऑफ ऑल द इक्विटी फंड्स फ्लेक्सी कैप में निवेश की बाढ़ आई है। 30,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो इसमें आया है। क्या वजह आपको लग रही है कि एक वॉलेटाइल मार्केट में ये फंड उभर कर आया है? थैंक यू फॉर हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि फ्लेक्सी कैप में काफी इनफ्लोज है और सबका बहुत फेवरेट बन गया है। बिकॉज आप देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी बहुत ब्रॉड कैटेगरी है और मार्केट में साइकिल भी बहुत ब्रॉड है। तो एक वो है कि मार्केट साइकिल ब्रॉड है तो उसके अनुसार एक्चुअली फ्लेक्सी कैप बहुत ही सूटेबल फंड हो जाता है। दूसरा, फ्लेक्सी कैप बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप या अक्रॉस द ब्रॉड मार्केट कैप सिलेक्टिव तरीके से आप एक्सपोजर भी ले सकते हो। तो वो बहुत जरूरी और वो बहुत ही सूटेबल, जैसे मैंने कहा कि जैसे होना चाहिए फंड वैसे ही वो कैटेगरी है। और आई थिंक इन्वेस्टर का भी ये सही चॉइस है। फिर जैसे मार्केट ब्रॉड है तो फ्लेक्सी कैप आपको एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच से मार्केट में एक्सपोजर लेने का सही तरीका है।
सचिन, एक बात बताइए, एक्सिस में आप जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको मैनेज करते हैं, तो क्या एक एलोकेशन स्ट्रैटेजी है बाजार में जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन? जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कैसे चलता है ये एक फ्लेक्सी कैप फंड। एक्चुअली बाजार में उतार चढ़ाव है, वो सब तो होएगा। वोलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। लेकिन ब्रॉडली आप देखेंगे, हम जिस तरह से फ्लेक्सी कैप को देखते हैं, हमारा बॉटम अप अप्रोच है और हम थोड़ा क्वालिटी बायस्ड है या क्वालिटी फोकस्ड भी है। तो जब भी हम ये निवेश करते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स में इसको ही मद्देनजर रख के निवेश करते हैं, चाहे वो मिड हो, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी हो या लार्ज कैप कंपनी हो। और जरूरी है कि साथ में जब फ्रेमवर्क है, क्वालिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी होना चाहिए, ताकि उसका मिड टू लॉन्ग टर्म जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही फेवरेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें इकट्ठा करके जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को उस तरह से कंपोज करते हैं। ओके। और एक अगर हम समझे एक कॉम्पोजिशन जो है एक फ्लेक्सी कैप का, हमें मालूम है कि एक फंड मैनेजर के पास एक आज़ादी है, आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कितना रखें। क्या कॉम्पोजिशन एक्सिस म्यूचुअल फंड में आप सोचते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट में रखा जाए? क्या लार्ज कैप है भी? हमने देखा बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड रहते हैं। किसी को अगर लार्ज कैप एक्सपोजर लेना ही है तो क्या थ्रू फ्लेक्सी कैप एक्सपोजर लेना सही है या एक प्योर लार्ज कैप फंड लें? तो एक सही स्ट्रैटेजी रहे क्या, सचिन? लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का जो सिलेक्शन है वो इन्वेस्टर प्रोफाइल पे बहुत डिपेंड करता है। लार्ज कैप थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके तरफ झुकता है, और और हो सकता है कि लार्ज कैप में थोड़ा कंजर्वेटिव होता है क्योंकि वोलेटिलिटी भी कम होती है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में क्योंकि आपका अप्रोच थोड़ा ब्रॉड होता है, आपको एक सिलेक्टिव अप्रोच करके मिड और स्मॉल कैप का भी आप उसमें समावेश कर सकते हैं, तो वो एक फायदेमंद चीज है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, होराइजन भी टाइम होराइजन भी लंबा है, तो उसमें फिर आपको फ्लेक्सी कैप ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओके। और कितने फ्लेक्सी कैप फंड आपको लगता है एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए? अगर कोई एक निवेशक अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हमने तो ऐसे पोर्टफोलियो भी देखे हैं सचिन जिसमें 3 से 4 फ्लेक्सी कैप होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं निवेशक, वो उनके पास आए पोर्टफोलियो में। एक आइडियल जो नंबर ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड है पोर्टफोलियो में, कितने सही? एक्चुअली फंड का जो आप चयन करते हैं कि कितने फंड होने चाहिए, पहली बात तो ये है कि आप फंड की स्ट्रैटेजी, फंड का स्ट्रैटेजी थोड़ा आपको सूटेबल होनी चाहिए। फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, फंड हाउस का ब्रांड नेम होना चाहिए। ये सारी चीजें जो जरूरी है, हाइजीन फैक्टर, अगर एक बार आपका वो सारी चीजें टिक मार्क होती है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 4-5 फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है। एक या दो फंड अगर आपको जहाँ पे आपका सब कुछ सही हो रहा है, जहाँ पे आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड है, साथ में जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको दी गई है वो भी एकदम सरल है, जिसमें आपको उस पूरी शंका ये सब उसका उत्तर मिल जाता है। उसके बाद आपको बहुत सारे फंड में एक साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप एक फंड ग्रोथ ओरिएंटेड रख सकते हैं, दूसरा फंड आप वैल्यू ओरिएंटेड रख सकते हैं। उसके आपका फिर पूरा डाइवर्सिफिकेशन उसमें हो जाएगा। बहुत सारे फंड आप इन्वेस्ट करोगे एक साथ तो उसका ट्रैक करना और ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके ज्यादा आपका कोई बहुत अलग परिणाम भी नहीं मिलता है उसपे। अब क्योंकि इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड है मार्केट में सचिन, एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड कैसे चुने निवेशक? क्या यूएसपी होनी चाहिए एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड की अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है? एक्चुअली यूएसपी से बेटर है आपको, जैसे मैंने पहले आंसर में भी कहा कि आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो आपको बता रहे हैं वो एक सरल और सीधे सीधे समझ में भी आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो इसको अगर आप सिंपल भी रखेंगे तो आपको वो फंड और उसमें जो कमिटमेंट होता है इन्वेस्टर का, वो आप अगर लंबे समय का सोच के करेंगे, ना कि सिर्फ
छोटे समय का या शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के उसको इन्वेस्ट ना करें, बल्कि लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप उस पे देखिए वोलेटिलिटी कैसा है, उसका बीटा रेशो या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोफाइल कैसे है, कितना वो फंड चर्न होता है, जितना ये सारी चीजें जो हाइजीन आपको देखने को मिलेगी, उससे आपको एक उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि ये कंसिस्टेंसी है उसके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार, और वो सारी चीजें आपको उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में भी प्रति मिलेगा उसका। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सही फंड का निवेश है। और बाजार में काफी अच्छे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है वो इस तरह का कंसिस्टेंसी दिखाते भी है। हम भी उसी तरह का एक प्रयास करते हैं उसमें। तो फ्लेक्सी कैप फंड का पूरा फंडा हमने सचिन रेलेकर से समझा, सीनियर फंड मैनेजर एक्सिस म्यूचुअल फंड। धन्यवाद करेंगे आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए सचिन। थैंक यू। आइए अब एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं, पर आगे खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए आप जी बिजनेस।